हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इसी कड़ी में हमारे साथ बूंदी से पधारे लोकेश नारायण शर्मा कवि हैं। लोकेश नारायण शर्मा जी से इनके जीवन परिचय के बारे में हम जानेंगे। ये कहाँ से हैं, शिक्षा दीक्षा इनकी कहाँ हुई और कब से इन्होंने अपनी काव्य यात्रा शुरू की। आइए बात करते हैं लोकेश नारायण शर्मा जी से। लोकेश नारायण जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बुलाया। लोकेश नारायण जी, आप अपने जीवन परिचय के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। आप कहाँ से हैं, शिक्षा वगैरह आपकी कहाँ हुई और काव्य यात्रा से जुड़ने मतलब आपका जुड़ाव कब से रहा। जी, मैं लोकेश नारायण शर्मा, मूलतः पगारा ग्राम है बूंदी जिले में, लकड़ेश्वर महादेव के पास जी, हिंडोली तहसील में, वहाँ का रहने वाला हूँ। और मेरी जो काव्य यात्रा शुरू हुई उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक ग्रामीण परिवेश में रहती हुई मुझे कोटा में पढ़ने का मौका मिला जी। विठलनाथ संस्कृत कॉलेज में मैंने पढ़ाई की और उसके बाद मचकुंड धौलपुर से आयुष नर्सेज की ट्रेनिंग करी। उसी बीच जब हिंडोली में हम रहने लगे तो कैलाश मयंकसरी के विद्वत मित्रों से परिचय हुआ और वहाँ हमने महाकवि सूर्यमल्ल मिश्रण साहित्य समिति का गठन किया। बहुत बढ़िया। और उसका मुझे अध्यक्ष बनाया गया। उस ज़माने में प्रेम जी प्रेम, धन्नालाल जी सुमन, प्रेम जी शास्त्री, मुकुटमणि राज इत्यादि कई कवियों के साथ हिंडोली में तेजाजी महाराज के मेले में मंच साझा करने का मौका मिला। बहुत बढ़िया। सांस्कृतिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में और कविताओं में रुचि होने से धीरे धीरे जो कविताएं मैंने लिखी जी, वो अखबार में छपने लगी। बहुत बढ़िया। और दैनिक साप्ताहिक चलता था उस समय, अंगद, धकाल, सहकार कर्मी, इस प्रकार इनमें कविताएं छपने से मुझे प्रोत्साहन मिला। जी। और हिंडोली में रहते हुए धीरे धीरे काव्य गोष्ठियों के माध्यम से एक सब्जेक्ट विशेष पे हम सभी कवियों को कहते थे, भाई आज अगली बार आप इस सब्जेक्ट पे लिख के लाओगे, तो बहुत कुछ उस पर लिखना हो गया। बहुत बढ़िया। सब अलग अलग ढंग से लिख के लाते और अपनी बात को रखते। तो ये एक तरह से यूँ कहिए कि इस शौक़ को परवान चढ़ने का मौका मिला। लेकिन समय के अनुसार और राजकीय सेवा में होने से जब मेरा पोस्टिंग नागौर में हुआ तब भी वहाँ के साहित्य प्रेमियों से मैं जुड़ा रहा। जी जी। और नेहरू युवा मंडल पगारा का अध्यक्ष भी रहा। फिर उसके बाद कैलाश जी मयंक ने जो मुझे नाम दिया कि आप भाई साहब लोकेश आनंद से लिखा करो, तो उस समय मैं लोकेश आनंद के नाम से लिखता था। मूलतः मेरा नाम लोकेश नारायण शर्मा है, लेकिन जो ही सन 2000 में मेरा ट्रांसफ़र बड़ा नया गांव से 12 हुआ जी। तो देखिएगा 12 में जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं कहीं अपनों से दूर तो नहीं चला गया जी। लेकिन वहाँ जाके मुझे जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिला कि मैं गायत्री परिवार से, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का शिष्य बना, गायत्री परिवार से जुड़ा और धीरे धीरे उत्तरोत्तर अपनी दिनचर्या में, अन्य गतिविधियों में सुधार होता चला गया और मुझे बड़ी आनंददायक स्थिति में आज मैं हूँ। और मैंने कुछ कविताएं जो लिखी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं नशा मुक्ति के क्षेत्र में भी काम करता हूँ सर। बहुत बढ़िया। तो गायत्री परिवार का होने के नाते गांव में नशा मुक्ति दीपयज्ञ, नशा मुक्ति रैलियाँ, प्रदर्शनी आयोजित करना और हवन यज्ञ के माध्यम से भी लोगों को जागृति करने में हम लगे हुए हैं। राजकीय सेवा के बाद जो समय मिलता है जी, उसमें ये रचनात्मक कार्य हम करते रहते हैं। और सेवा भारती और अभी मैं विद्या भारती से भी जुड़ा हुआ हूँ। जी जी। इस प्रकार मैं रुचि के अनुसार थोड़ा थोड़ा काम करता रहता हूँ। लोकेश आनंद जी, जब आप बता रहे कि हिंडोली में एक साहित्य समिति का आपने गठन किया, तो उसमें जो क्षेत्र के साहित्यकार थे उनका एक जुड़ाव था, उसमें कैसा आपको आनंद मिलता था।
उसमें इतना आनंद आता था कि हर महीने हम जो काव्य गोष्ठी करते थे और उसमें सब्जेक्ट विशेष दिया जाता था, उस पर लिख के लाने के लिए हमारा मन यूँ रहता था अगली बार हमारी कविता कौन से सब्जेक्ट पे होगी और किस ढंग से अपन प्रस्तुत करेंगे, छंदबद्ध लिखना, और सभी मित्रों के साथ मिलने की बड़ी उत्कंठा रहती थी, पूरा इंतजार रहता था अगले महीने अपन किस सब्जेक्ट पे लिखेंगे। इस प्रकार ये काव्य यात्रा धीरे धीरे अनवरत चलती रही। जी, जो आपकी साहित्य समिति है उसमें जब आप अपनी कविताएं लिख के लेके जाते थे तो उनमें जो सुधारात्मक जो चीज़ होती थी उस पर कौन बड़े साहित्यकार उस लेखन को देखते होंगे तो उसमें एक सुधार की भूमिका होती थी? जी, उसमें कैलाश महंत, बालकृष्ण जी भट्ट इत्यादि कवि उनमें सुधारात्मक भूमिका के नाते एकांत में इशारा करते थे कि अपन को इसमें ये सुधार करना चाहिए। इनमें ये बड़प्पन था कि ये किसी को सबके सामने बात नहीं बताते थे जी, क्योंकि व्यक्ति को सबके सामने बताने पे थोड़ा सा ये उलझन सी महसूस होती है। बिल्कुल। एकांत में जब उसको कहा जाता है तो वो सुधार भी करता है और आगे भी बढ़ता चला जाता है। तो भाई कैलाश महंत और बालकृष्ण जी भट्ट का मैं बड़ा आभारी हूँ इस बारे में। बिल्कुल, बालकृष्ण जी भट्ट और महंत साहब दोनों यहाँ आ चुके और बहुत अच्छे काव्य रचनाकार हैं। लोकेश आनंद जी, जब पहली बार आपकी जो लेखनी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई होगी, आकाशवाणी से प्रकाशित हुई होगी, तो कैसा पहली बार आपको अनुभूति हुई थी? बड़ा अच्छा लगा जब डेह नागौर में मैं था। सन 1991 की बात है। उसमें प्रथम बार मेरी कविता आकाशवाणी से प्रकाशित हुई वहीं डेह में। तो उस समय ऐसा लगा कि अपन भी कुछ आगे बढ़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। बहुत बड़ा स्वाभिमान में जागृति हुई, आत्मबल मिला और धीरे धीरे कुछ न कुछ लिखते रहने का मन बन पड़ा और धीरे धीरे काम चल निकला। अब तक कितना काव्य संकलन आप कर चुके हैं? लगभग 30-31 कविताएं मैं लिख चुका और लेख भी हैं और धीरे धीरे मेरा विचार पुस्तक प्रकाशित करवाने का भी है। जी, आपने राजस्थानी माइड भाषा किन किन मतलब भाषाओं में अपने गीत लिखे? राजस्थानी में लिखे और हिंदी में भी लिखे। जी, तो राजस्थानी भाषा में जो सर्वप्रथम मेरी कविता मैंने अपनी बेटी की विदाई पे लिखी। जी, और इतनी मार्मिक थी उसके। बिल्कुल, आप सुनाए हमारे दर्शकों को। इस कविता को मैंने मेरी बेटी की विदाई पे पूरी बारात के सामने, सभी अतिथियों के सामने भी प्रस्तुत किया। मेरी मन की भावना थी। बिल्कुल बिल्कुल, सुनाइए आप। उसमें बड़ा मजा आया था। जी। बनड़ी जारी सासरिया में आज थारे हाथा रे वली मारी लाज बचपन याद आवरी थारो हिवड़ो छल के मारो। बनड़ी जारी सासरिया में आज थारे हाथा रे वली मारी लाज बचपन याद आवरी थारो हिवड़ो छल के मारो। अर लाडारी लड़ाई थने देवा आज विदाई, लाडारी लड़ाई थने देवा आज विदाई। और मायर थारी टप टप रोवे शिशक रयो छे भाई, मायर थारी टप टप रोवे शिशक रयो छे भाई। और बिन आज्ञा ऊ घर की देड़ सू, बिन आज्ञा ऊ घर की देड़ सू पैर न निकले थारो हिवड़ो छल के मारो। बनड़ी जारी सासरिया में आज थारे हाथा रे वली मारी लाज बचपन याद आवरी थारो हिवड़ो छल के मारो। और आगे का है कि सारी पनगट की सहेलियां थारे बिना उदासी, सारे पनगट की सहेलियां थारे बिना उदासी। एक दिन बापू के घर सू तो याने जानो पड़सी, एक दिन बापू के घर सू तो याने जानो पड़सी। अरे जी बापू के बेटी जन्मे, जी बापू के बेटी जन्मे जाने दुखड़ो मारो हिवड़ो छल के मारो। बनड़ी जारी सासरिया में आज थारे हाथा रे वली मारी लाज बचपन
याद आवरी थारो हिवड़ो छल के मारो। और बेटी को समझाते हुए ये एक पिता भावनापूर्ण संदेश दे रहा है कि बेटी माय समझ जे सासू जी ने बापू ससुरा जी ने, अरे माय समझ जे सासू जी ने बापू ससुरा जी ने, अरे कंवर साहब ने मान परमेश्वर, कंवर साहब ने मान परमेश्वर, यो ही कहणु मारो हिवड़ो छल के मारो। बनड़ी जारी सासरियाम आज तारे, हाथा लेवली मारी लाज बचपन, याद आवरी थारो हिवड़ो छल के मारो बनड़ी। वाह लोकेश आनंद जी, वास्तव में जिस समय के जो दृश्य होता है वो आपने बड़ी मार्मिक कविता के माध्यम से दर्शकों को परोसा। बहुत अच्छी कविता आपने सुनाई। जब आपने पहली बार मंच कब साझा किया था? ये मंच हिंडोली में तेजा जी के मेले पे जी हमारा राजस्थानी कवि सम्मेलन हुआ करता था जी जी उस समय कैलाश में अंजनी अलंकार, बालकृष्ण जी भट्ट और हम लोग, और यहाँ से कोटा से भी 3-4 बड़े कवि भी जाते थे जी। उस समय मंच साझा किया था। जब पहली बार मंच साझा करते हैं तब कैसी अनुभूति होती है? उस समय ऐसा लग रहा था कि क्या मैं बोल पाऊँगा, लेकिन जब दर्शकों की तालियां और अपने वहाँ के बीच में वो बातचीत कहने का मौका मिला तो फिर ऐसा लगा कि सब व्यक्ति एक से होते हैं। जिनमें आत्मबल होता है वो आगे बढ़ जाता है और जिनमें आत्मबल की कमी होती है वो पीछे की ओर चले जाते हैं। इसलिए मुझे प्रेरणा देने वालों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, और कोई प्रेरणा इतनी सी भी दे उसका लाख लाख धन्यवाद है, क्योंकि बढ़ाने वाले कम है आज के ज़माने में, टांग खींचने वाले ज़्यादा है। तो इसलिए मैं तो उनका कृतज्ञ हूँ। लोकेश आनंद जी, आप राज्य के सेवा में रहे, आपने कहा मैं नागौर रहा और बारां रहा, ये सभी एक साहित्यिक गतिविधियों के केंद्र रहे हैं, तो बारां में भी आपको ऐसा माहौल मिला था? बारां में भी अंकुर साहित्य समिति के नाम से एक साहित्य समिति थी, उसमें प्रत्येक महीने काव्य गोष्ठियाँ होती थी, और उसमें हमारे नाथूलाल जी नंदवाना जो गायत्री परिवार के परिजन हैं उनकी पुस्तकें भी छपी है, वो मुझे साहित्य गोष्ठियों में ले जाते थे, और उस जुड़ाव के कारण ये रचनात्मकता बढ़ती रही। और लेह नागौर में भी एक बहुत बड़े कवि हैं पवन जी पहाड़िया, जो राजस्थानी भाषा और संस्कृति के कार्यक्रम करवाते हैं। बिल्कुल, अभी भी कुछ दिन पहले भी हुआ था। हाँ, और गत साल में गया था उनके यहाँ भी, तो पारिवारिक मित्र होने के नाते वो हम जुड़े हुए हैं और उनके कार्यक्रमों में जाते हैं। इस साल में नहीं जा पाया, लेकिन वो राजस्थानी भाषा को समर्पित व्यक्ति इतना बढ़िया लिखते हैं, तो इन लोगों के सानिध्य से वो रचनात्मकता बनी रही। जी, लोकेश आनंद जी, हाड़ौती में भी बहुत बड़े बड़े अच्छे साहित्यकार हैं, यानी कि एक कुंभ है ये साहित्यकारों का। किन किन साहित्यकार रचनाकारों का आपकी लेखनी पर ज़्यादा प्रभाव देखने को? जी, विश्वामित्र जी दादी हैं और मुकुटमणि राज हैं, और शांति भारद्वाज राकेश से भी मुझे मिला था बहुत, और उन्होंने भी बूंदी में कार्यक्रम करवाए थे, जो सूर्यमल मिश्रण पे डाक टिकट का जो सम्मान समारोह होता उस समय। तो ये ऐसे व्यक्तियों की पुस्तकें पढ़ने से और इनके साथ रहने से एक ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ती है साहब, मेरा ये मानना है। जी, कोई रचना और हो आप? एक छोटी सी रचना जो मैंने गाँव में बोलता हूँ अपनी लिखी हुई है, और एक मन जो होता है उसको समझाने के हिसाब से क्यों हमें नशे को से दूर रहना चाहिए, उसके लिए बिल्कुल मना भाई रे कर ले प्रभु जिसु प्रेम, मती ना भया भगत गमावे रे, मती ना भया समय गमावे रे। अर लख 84 चक्कर काट्या तब यो चोड़ो पायो, लख 84 चक्कर काट्या तब यो चोड़ो पायो। अरे गांजा भांग शराब तमाकू खाकर रोग लगायो, गांजा भांग शराब तमाकू खाकर लोग लगायो। मिनक जून में मिनक पणासू, मिनक जून में मिनक पणासू, रे वो क्यों नहीं आयो, मती न भया भगत गमावे रे,
मती ना भया भगत गमावे रे, मना भाई रे कर ले प्रभु जिसु प्रेम, मती ना भया भगत गमावे रे, मती ना भया भगत गमावे रे। आपने लोकेश आनंद जी गायत्री परिवार में रहकर नशा मुक्ति और जो कुरीतियाँ हैं उन पर अंकुश लगाने के लिए जगह जगह एक जागरूकता फैलाई, तो किस तरह आप इस काम को अंजाम देते थे गाँव में? हम जब भी गायत्री परिवार की तरफ से किसी भी कार्यक्रम में, जैसे जिस दिन मेरे जज जाती हुई आज मेरी छुट्टी है और आज मुझे किसी भी गांव में जाना है, अभी परसों के दिन की बात है, एक गांव में पास में चला गया, माइक हम रखते हैं छोटा सा और वहाँ किसी भी मंदिर में माता बहनों को बुला लेते हैं, भाई वे महा आरती करवाई जाएगी। तो माता बहनें दीपक लेके आती है और एक साथ बैठ के घंटे 1.5 घंटे का वो कार्यक्रम होता है। उसमें सबसे बड़ी बात है युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने जो कहा है कि बेटा किसी से पैसा नहीं मांगना लेकिन दक्षिणा मांगनी। अब दक्षिणा मांगते हैं, हम दक्षिणा किसी मांगते हैं कि एक बुराई छोड़ना एक अच्छाई ग्रहण करना। तो लोग अचरज करते हैं कि आप पैसा भी नहीं लेते हैं, कार्यक्रम भी करते हैं, लेकिन एक बुराई छोड़ने की जो दक्षिणा लेते हैं उसमें पूर्णाहुति के रूप में उनसे कहते हैं भाई आप सब संकल्प लीजिए, कम से कम एक बुराई आज से छोड़ेंगे और एक अच्छाई ग्रहण करेंगे। तो लोग खुशी खुशी अपनी एक बुराई को बल्कि वो घोषित तो नहीं करते, मन ही मन संकल्प लेते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, कि हम ये बुराई छोड़ेंगे, मन में सोचते हैं और ऐसे वातावरण में संकल्प लेने से बुराई छोड़ने के लिए आत्मबल मिलता है। जी, लोकेश आनंद जी, राज के सेवा में समय का अभाव रहता है, तो लेखनी कैसे अनवरत जारी रही आपकी? राजकीय सेवा में मेरी ड्यूटी टाइम 8 से 2 रहता है जी। उसके बाद मैं फ्री रहता हूँ। 2 बजे बाद मूवी कहीं भी आने जाने के लिए, या घर में एक ऐसा दिव्य वातावरण, लाइब्रेरी कहिए उसको, साहित्य के रूप में प्रत्येक घर में जो होना चाहिए, तो मेरा एक अलग से पोर्शन बच्चों ने दे रखा है। पापा आपकी पुस्तकें, अन्य जो भी चीज़ें आपको कितने बजे तक भी पढ़ना चाहिए इसमें पढ़ो, हम कोई डिस्टर्ब नहीं हो। तो उससे मुझे ये एक बेनिफिट मिला कि मुझे बल्कि से अगर 10 बजे तक भी मैं लाइट जला के अगर कुछ पढ़ूँ या लिखूँ तो बच्चे वगैरह डिस्टर्ब नहीं होते। तो मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे में हर घर में एक पुस्तकालय जरूर होना चाहिए, क्योंकि सीधा सीधा सत्संग है महापुरुषों का एक पुस्तक के रूप में हमें मिलता है। गद्य में जो लघु कथाएं या कहानियाँ, ये आप आगे लिखना पसंद करेंगे? जी, आपकी प्रेरणा हुई है, मैं बिल्कुल लिखने का आगे प्रयास करूँगा, क्योंकि कुछ छोटी छोटी जो कहानियाँ लिखी थी वो इशारा इसी तरफ करती है कि व्यक्ति मतलब अगर घर में जैसा वातावरण है वैसा ही बच्चे सीखते हैं। बहुत बढ़िया। क्योंकि व्यक्ति कूदते फांदे अगर लड़ाई करते हुए घर में घुसेगा और एक दूसरे में गाली गलौज करेंगे तो बच्चे में संस्कार आने की संभावना कतई नहीं है। इसलिए ऐसी कहानियाँ मेरे लिखने का प्रयास रहेगा। बहुत बढ़िया। आजकल कई कवि और जो साहित्यकार हैं बाल साहित्य भी लिख रहे हैं, यानी बच्चों में जो छोटे बच्चे हैं उनमें बाल साहित्य का प्रभाव देखने को मिले, सीखने की एक प्रवृत्ति हो, तो उस पर भी क्या आपका आगे कुछ लिखने का विचार है? जी, उसमें लिखने के साथ साथ मेरी इच्छा ये है कि ऐसी कहानियाँ, बाल कहानियाँ लिख के उनको जहाँ भी छोटे बच्चों के कोई कार्यक्रम हो वहाँ मेरे पास एक LED स्क्रीन भी है और प्रोजेक्टर भी है, तो उस माध्यम से उनको बच्चों को इकट्ठा करके वो चीज़ दिखाई जाए तो वो और ज़्यादा प्रभावी होंगी। क्योंकि बच्चे वगैरह पढ़ने का तो उनका ज़्यादा बैठ नहीं पाता अखबारों में, ये है कि ज़रूर पुस्तक है तो वो ज़रूर पढ़ सकते हैं छोटी प्रकाशित होने पे, लेकिन उनकी चीज़ों को अपन प्रस्तुत करके प्रोजेक्टर के माध्यम से उन लोगों के बीच में जाएंगे तो और ज़्यादा प्रभावी होगी। जी, लोकेश आनंद जी, जाते जाते एक कविता और हो आपके पास, सुना जाए? जी जी। बीड़ी मजा न देगी ये जर्दा मजा न देगा, बीड़ी मजा न देगी ये जर्दा मजा न देगा, और दारू अगर पिया तो ये जीवन मजा न देगा, बीड़ी, हाँ बीड़ी मजा न देगी ये जर्दा मजा न देगा, दारू अगर पिया तो ये जीवन मजा न देगा, बीड़ी मजा न देगी ये जर्दा मजा न देगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये थे हमारे साथ बूंदी से पधारे कवि लोकेश नारायण जी। लोकेश नारायण जी का नाम लोकेश आनंद जी भी
के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इनके अच्छे विचार हैं। इन्होंने नशा मुक्ति पर भी काफ़ी कुछ लिखा और समाज को प्रेरित करने का काम ये करते हैं। और कई मंचों से इन्होंने अपनी कविताएं मतलब पढ़ी और पत्र पत्रिकाओं में भी अच्छे लेख इनके छपे। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे। आपका नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने हमें बुलाया, इस लायक समझा, इसके लिए STN चैनल का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।